बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित और इसमें हमने अपना तीसरा अध्याय संख्याओं के साथ खेलना प्रारंभ कर दिया है। पूर्व में हमने प्रश्नावली 3.4 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है और साथ ही साथ विभाज्यता के कुछ और नियम, अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड वृक्ष पर चर्चा की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं पर आधारित हमारी प्रश्नावली 3.5, जिसका हम आज लेने वाले हैं सवाल नंबर पहला। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों ये जो पहला सवाल है इसमें है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। अर्थात हमें काफ़ी सारे कथन दिए होंगे और उन कथनों की जांचना है कि वो सत्य हैं या असत्य। जो सत्य हैं उनके आगे हम सत्य लिख देंगे और जो असत्य हैं उन्हें असत्य लिख देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, जनरली इस तरह के सवालों से बच्चे बचते हैं और इधर उधर से देख पूछ करके उनको लिख देते हैं। पर मेरी बच्चों आपको राय यही है कि इन प्रश्नों को आप अच्छे से समझें, क्योंकि ये वास्तव में जितने हमारे अन्य सवालों को समझना जरूरी है उतना इनको, क्योंकि यहाँ से कुछ तथ्य और निकल कर आते हैं जो हमारे को आगे से आगे अपनी जो गणित की समझने की क्षमता होती है ना, उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इनसे आपको कतराना नहीं है, इनमें इंटरेस्ट लेना है और मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देकर समझाऊँ ताकि आप इसके तथ्यों को अच्छे से समझ सकें और फिर नेक्स्ट कभी इस तरह के सवालों से आपका पाला पड़े या आपको हल करना पड़े तो आपको दाएं बाएं देखने की आवश्यकता नहीं, आप सविवेक से निर्णय लेकर सवालों को हल कर सकें। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से, जो कि है यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। वो कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, और वो 3 से विभाज्य है, ठीक है। विभाज्य का मतलब आप समझ ना, पूरा पूरा भाग जाता है। तो 3 से विभाज्य संख्या, ऐसे तो हमें पता है 3 के सभी गुणज होते हैं, ठीक है ना, और गुणज हमें पता है 3 से गुणा करके प्राप्त होते हैं। और हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं 3 के प्रथम गुणजों की बात करें तो वो 3 का पहाड़ा ही होता है, याद है ना आपको। तो 3 से विभाज्य संख्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ये तो 3 से विभाज्य होनी ही है, ठीक है ना, जो कि हमें 10 तक पता है। आगे भी खूब होंगी लेकिन ये तो निश्चित तौर पे होनी है, तो हमें अच्छे से पता है, तो इन्हीं को आधार बना लेते हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि अगर इनमें से अगर ये कोई संख्या है 3 से विभाज्य हो रही, ये संख्या 9 से भी विभाज्य होंगी। तो देखते हैं, मैंने क्या ले लिया, अगली संख्या ले ली 6। वैसे तो हम 3 भी ले सकते हैं, तो शुरुआत 3 से कर लेते हैं भले। तो 3 से विभाज्य होती है, बिल्कुल होती है, एक दफ़ा होती है ना। और अगर हम बात करें 6 की, तो 6 भी 3 से विभाज्य होते हैं। कितनी दफ़ा होता है? 2 दफ़ा होता है, पूरा पूरा विभाज्य है। अब चेक करते हैं क्या ये संख्या 9 से भी विभाज्य है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं संख्याओं को लेते हैं, 3 को और किसको, 6 को, ठीक है। वही संख्या हमने दोबारा रिपीट कर ली, अंदर वाली 3 और 6, और अब हम भाग किसका देने वाले हैं, बिल्कुल 9 का भाग देने वाले हैं। तो क्या आप बताएं मुझे, 3 के अंदर 9 का भाग जाएगा, 6 में 9 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो उसने शब्द यूज़ किया है से भी विभाज्य होगी, तो वो उसने असत्य का है। हाँ, कुछ संख्या विभाज्य होंगी, जैसे देखें आप, यहाँ पर आ रहा है 18, ठीक है, तो 18 3 से विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है ना। तो कुछ संख्याएं विभाज्य होंगी, लेकिन वह हर संख्या 9 से विभाज्य होगी ऐसा तो नहीं है ना। और हमने जैसे जिक्र किया था कि कथन में अगर कोई भी संख्या मना हो जाती है तो हम कहते हैं वो असत्य है। तो यहाँ पर पे हम क्या कहने वाले, अतः कथन असत्य है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर पे एक बिंदु काफ़ी गहरे रंगों से अंकित किया हुआ। ये बिंदु क्या है, इसको बारे में करते हैं। यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से विभाजित होगी। याद कीजिए, हमने इस बारे में पूर्व में चर्चा कर ली है। गुणनखंड होता है उसके टुकड़े, छोटे, अर्थात यहाँ पर पे 3 से छोटी संख्याओं से विभाजित होता है। 3 से छोटी संख्या क्या होने वाली थी, 1 और 3, और 1 और 3 से तो संख्या विभाजित होती है। मान लीजिए यहाँ पर 3 की जगह 6 लिखा होता तो हम बता देते कि वो 6 से विभाजित होने वाली संख्या किस किस से विभाजित होने वाली है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो वो उल्टा कर रहा है, 3 दे रहा है और बड़ी संख्या पूछ रहा है, जो कि निश्चित तौर पे असत्य है, ठीक है। चलते हैं अगले बिंदु पर, जो कि है बी बिंदु। यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य विभाजित होगी। तो देखिए यहाँ पर पे 9 से विभाज्य संख्याएं क्या होंगी, 9, 18, 27, 36, 45, 54 और आगे इसी क्रम में आगे चलते जाएंगे, ठीक है ना। ये सभी संख्याएं क्या है, प्रारंभ की वो संख्याएं जो 9 से विभाजित होने, आगे तो खूब सारी होने वाली है ना, ठीक है। हम इन्हीं में से उदाहरण को चुनेंगे और समझेंगे। और 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होती है, तो इनमें से आप अगर मान लीजिए मैं 9 की बात करूं तो 9 में 9 का भाग जाता है ना, विभाजित हो रही है,
ठीक है ना। ऐसे ही इससे अगली वाली ले ली 18, क्योंकि हमारे लिए तो छोटे छोटे उदाहरण ही समझाने के लिए पर्याप्त होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये 9 और 18 में 3 का भाग भी जा रहा है क्या। तो यहाँ पर हमने 3 का भाग दिया, तो 3 तिया 9, पूरा पूरा भाग जा रहा है, और 3 छिके 18, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो हमने देखा कि जो संख्या 9 से विभाजित हो रही वही संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है ना। और साथ ही साथ अगर हम याद करें तो हमने विभाज्यता का एक नियम पढ़ा था कि यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है, ठीक है, तो वो उसके गुणनखंडों से भी विभाजित होगी। तो याद कीजिए 9 के गुणनखंडों में हमने 1, 3 और 9 यानी कि 3 का जिक्र किया हुआ है। तो जो संख्या 9 से विभाज्य होगी वो उसके गुणनखंड 3 से भी विभाज्य होगी ना। तो ये बात हमारी क्या हो गई, ये हमारी कथन क्या हो गया, सत्य हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं तीसरे बिंदु पर जो कि है सी। एक संख्या 18 से विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बार बार विभाज्यता की बात हो रही है। तो हम तो पहले उदाहरण लेंगे, उदाहरणों को फिट करके देखेंगे उन संख्याओं पर बैठता है या नहीं बैठता, फिर हम उसको निष्कर्ष से भी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक संख्या 18 से विभाज्य होती है। वो कह रहा है होगी, मतलब होती है का मतलब होती है, पहले वो 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो रही है। तो हम ले लेते हैं 3 से विभाज्य संख्या। 3 से विभाज्य संख्याओं के लिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 जो कि हमारी 3 से विभाज्य संख्याएं हैं। प्रथम हम जानते हैं 3 के गुणज हमेशा 3 से विभाज्य होते हैं, है ना। और ये हमारे प्रथम 10 गुणज है जो कि हम जानते हैं, हमारे लिए सरल रहता है पढ़ा लिखना। इसी प्रकार से 6 से विभाज्य संख्याएं तो हम निश्चित तौर पे, जैसे तो बहुत सारी होती हैं जो 6 के गुणज होते हैं, लेकिन 6 का पहाड़ा हमारे लिए सुविधाजनक होता है। तो 6 का पहाड़ा लिख देते हैं, 6, 12, 18, 24, 30 और इसी प्रकार से ये आगे चलता रहेगा। 30 तो यहाँ बराबर आ गए ना, तो एक बार के लिए ही रुकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों से विभाज्य देखना चाह रहे हैं। तो दोनों से विभाज्य के लिए हम ऐसी संख्याएं चुनेंगे जो दोनों के पहाड़े में हो। तो दोनों के पहाड़े में हम देख पा रहे हैं 6 दोनों के पहाड़े में है, 12 भी दोनों के पहाड़े में है, ठीक है ना। तो अब हम चेक करते हैं क्या ये दोनों संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, फिर 6 से विभाज्य है और फिर 18 से विभाज्य है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पे हमने देखा कि 6 जो है वो 3 से विभाज्य है। कितनी दफ़ा विभाज्य? बिल्कुल 2 दफ़ा भाग जा रहा है, ठीक है ना। तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। और 6 से भी विभाज्य है, ठीक है ना। और हम देख पा रहे हैं 1 दफ़ा भाग जा रहा है। तो अब क्या ये 18 से भी विभाज्य है क्या, ये देखना चाह रहा है वो। तो 6 को अंदर रखा और 18 से भाग दिया। तो हम देख पा रहे हैं ऐसे में 6 छोटी संख्या है और 18 बड़ी संख्या है, तो भाग तो पूरा पूरा नहीं जाएगा ना। और एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम 12 की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पूर्व में की बात की है। तो 12 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 दफ़ा, ठीक है। और 12 में ही 6 का भी पूरा पूरा भाग 2 दफ़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या अब देखें 12 में 18 का भाग भी जाता है तो नहीं जा रहा। फिर वही कारण कि 12 छोटी संख्या और 18 बड़ी है, तो भाग पूरा पूरा तो जाएगा, किसी भी हाल में नहीं जाएगा। तो ऐसे में हमने देखा कि जिन संख्याओं में 3 और 6 से विभाज्य वो 18 से विभाज्य नहीं है। क्या हमेशा ऐसा होगा क्या? हम तो ऐसी बात पूर्व में कर चुके हैं कि अगर कोई संख्या 2 संख्याओं से विभाज्य है तो उनके गुणनफल से भी होती है। हाँ, कुछ संख्याएं ऐसी हैं, देखिए आप, जैसे ये संख्या है 18, अगली 18 संख्या जो है उसमें 3 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा 6 दफ़ा और 6 का भाग भी जाएगा 3 दफ़ा और 18 से भी भाग जाएगा। तो फिर क्या कारण है, कुछ संख्याओं में भाग जा रहा है, कुछ में भाग नहीं जा रहा। लेकिन ये बात तो समझ में आ गई कि अगर एक भी जगह मना हो जाता है तो हम असत्य लिखते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये तो समझ में आ गया कि ये कथन क्या है, असत्य है। अब बात आई असत्य क्या कारण रहा। हम तो पूर्व में ऐसी बात कर चुके हैं ना कि अगर किसी एक संख्या का भाग जाता है, दूसरी संख्या का भाग जाता है तो उसके गुणा का भाग भी जाता है। तो यहाँ पर पे हम उस निष्कर्ष की मदद लेंगे। निष्कर्ष क्या है वो भी हमने लिख रखा है। यदि कोई संख्या 2 सहअभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो तो वो उनके गुणनफल से भी विभाज्य है। तो ध्यान दीजिए, हम ये सहअभाज्य चेक करना भूल गए। तो हमें चेक करना होगा क्या 3 और 6 सहअभाज्य हैं या नहीं। अगर ये सहअभाज्य हुई तो निश्चित तौर पर 18 से भी भाग जाना चाहिए था। तो इसका मतलब सारा जोर कहाँ टिका हुआ है, सहअभाज्य पे। तो चेक करते हैं सहअभाज्य के लिए हम सबसे पहले 3 के गुणनखंड। याद है ना, सहअभाज्य के लिए हम क्या करते हैं, सारा गुणनखंड 1 होना चाहिए। तो 3 के गुणनखंड क्या होंगे, बिल्कुल 1 और 3 होंगे। क्यों? क्योंकि 3 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। और अगली संख्या क्या है हमारी 6।
तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 6 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3 और 6। ध्यान है ना आपको? इसके बारे में तो हम विस्तार चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं सार्वगुणनखंड की। सार्वगुणनखंड क्या होता है? जो दोनों में गुणनखंडों में कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, ठीक है ना। तो ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, अर्थात सार्वगुणनखंड क्या आ गया? 1 और 3। जबकि हमने चर्चा की थी सार्वगुणनखंड क्या होना चाहिए? केवल 1 होने पर वो सहभाज्य होते हैं। अब यहाँ पर तो 1 के अलावा 3 आ चुका है, तो ये दोनों संख्याएं 3 और 6 सहभाज्य संख्याएं नहीं है, तो इस नियम का पालन भी नहीं करेंगी, और नहीं करेंगी तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने, हमने यहाँ पर पे उदाहरण की मदद भी ली है और साथ ही साथ हम हमारे नियम को भी सत्यापित करते चल रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर, जो कि है डी। यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो वो 90 से भी विभाज्य होगी। तो यहाँ पर पे वापस से हम उसी नियम की बात करते हैं। पहले चेक कर लेते हैं क्या 9 और 10 सहभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, अगर वो दोनों सहभाज्य संख्या निकल गई और जैसे कि बात है दोनों से विभाज्य हो रहे तो उनके गुणनफल से भी विभाजित हो सकती है, और 9 और 10 का गुणनफल क्या होता है? 90 होता है, तो फिर 90 से भी होगी। तो सत्य सत्य जांचना है ना, उससे पहले हमें देखना होगा ये सहभाज्य है या नहीं है। ठीक है ना, याद है रहनी बात। तो 9 के गुणनखंड क्या होते हैं? 9 के गुणनखंड होते हैं 1, 3 और 9। ठीक है ना, यही तो होते हैं। और अगर बात करें हम किसकी? 10 की, तो 10 के गुणनखंड क्या होने वाले हैं? 10 के गुणनखंड होने वाले हैं 1, 2, 5 और 10। अब बात करते हैं हम सार्वगुणनखंड की। तो सार्वगुणनखंड में हमें कॉमन ढूंढना होगा। तो देख पा रहे हैं 1 है और 1 के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं। तो सार्वगुणनखंड क्या है? 1। तो हम समझ गए कि दोनों संख्याएं 9 और 10 क्या है? सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्याओं का अगर भाग किसी संख्या में जाता है तो उसके गुणनफल यानी कि 9 और 10 का गुणनफल कितना हुआ? 90। 90 का भी उसमें पूरा भाग जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास ये अतः ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य होने वाला है। और इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं? इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 180 का। जैसे 180 की बात करें तो 180 में 9 का भी पूरा भाग जाता है और 180 में हमारा 10 का भी पूरा भाग जाता है। देखिए 9 दूनी 18 और यहाँ पर पे शून्य में 0 दफ़ा भाग गया, तो कितनी दफ़ा भाग गया? 180 में 9 का 20 दफ़ा। ऐसे ही 180 में 10 का भाग दे तो 10 एकम 10, शेष आया 8 और 0 ये आया 8 दफ़ा। 80 पूरा भाग चला गया, 18 दफ़ा गया ना। अब बात करते हैं क्या 180 में 90 का भाग जाता है क्या? तो हम 180 में 90 का भाग दे करके देख लेते हैं। तो 90 दूनी 180 पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ पर हमने उदाहरण से भी समझ लिया कि वो बात हमारी सत्य निकल के आई है, अर्थात अगर 2 सहभाज्य संख्याओं का भाग किसी संख्या में पूरा जाता है तो उसके गुणनफल का भी उसमें पूरा भाग जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर, जो कि हमारा है ई। यदि 2 संख्याएं सहभाज्य हों, ठीक है, तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। अब यहाँ पर पे इसने उस नियम में से ही नया नियम निकालने की कोशिश की। याद कीजिए हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी 2 सहभाज्य संख्याओं का विभाज्य हो तो उतने गुणनफल से विभाज्य होगी, ये बात अलग है। और यहाँ पर पे ये बात कर रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई 2 संख्याएं हैं जो सहभाज्य हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। वैसे तो हमारी प्रश्नावली 3.4 के 5वें सवाल में बहुत सारे सवाल ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनमें वो संख्याएं सहभाज्य होंगी। याद है ना आपको? अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो आप देख सकते हैं प्रश्नावली 3.4 का 5वां सवाल आपको वीडियो में हमारे पूर्व में मिल जाएगा। तो उनमें संख्याएं अगर आप याद करें 18 और 35 2 संख्याएं थी। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो 18 के गुणनखंड होते हैं, अर्थात 18 अभाज्य संख्या नहीं है। 35 की बात करें तो 35 के गुणनखंड भी होते हैं, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या ये सहभाज्य है या नहीं? देख लेते हैं। अर्थात हमने क्या किया? हमने 2 संख्याएं ले ली और हम बताएंगे कि ये संख्याएं कैसी हैं, ये सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो 18 के गुणनखंड क्या होंगे? 18 के गुणनखंड होंगे 1,
2, 3, याद है ना आपको u वाला। 1 की बात करेंगे तो क्या होगा 18 होगा, 2 की बात करेंगे तो क्या होगा 9 होगा, और 3 की बात करेंगे तो क्या होगा 6 होगा। 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, और 6 का जाएगा तो वापस से उल्टा होने वाला है, अर्थात ये क्या हो गया 18 के गुणनखंड। अब बात करते हैं 35 की। तो 35 के गुणनखंड क्या होने वाले हैं? 35 के गुणनखंड होने वाले हैं 1 का भाग कितनी दफ़ा जाएगा? बिल्कुल 35 दफ़ा जाएगा। 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 3 5 8 होता है ना। और फिर 5 का जाएगा, कितनी दफ़ा जाएगा? 7 दफ़ा जाएगा। और नेक्स्ट हमारा 7 का जाएगा 5 दफ़ा जाएगा, यानी कि यही रिपीट होकर के आने वाला, अर्थात यहाँ पे कोई भी संख्या हमें नहीं मिलने वाली। तो अगर हम इन दोनों में सार्वगुणनखंड देखें तो ये लिखा हमने सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड क्या निकल कर आया? सार्वगुणनखंड निकल के आया केवल 1। और जब भी सार्वगुणनखंड 1 होता है तो वो दोनों संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य। अर्थात 18 और 35 क्या है? 18 और 35 सहअभाज्य संख्या है, ठीक है ना। ठीक है, अब बात करते हैं इसको, हम वापस अपने सवाल पर लड़ते हैं। यदि 2 संख्याएं, तो हमने 2 संख्याएं कौन कौन से ले ली? 18 और 35 सहअभाज्य हैं, बिल्कुल हैं, हमने अभी बता दिया सहअभाज्य। तो इनमें से कम एक क्या होगी? अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। तो आप मुझे बताएं, क्या 18 और 35 कोई भी अभाज्य संख्या है क्या? याद कीजिए, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड केवल क्या होते हैं? 2 होते हैं। एक तो 1 और एक स्वय संख्या। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दोनों के ही खूब सारे गुणनखंड हैं, अर्थात ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो यहाँ से चूंकि एक उदाहरण नहीं बता दिया, और उदाहरण तो चेक करने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकल के आ गया कि अवश्य ही देखो, ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे उदाहरण आ जाए आपके सामने जिसमें एक संख्या अभाज्य हो, ठीक है ना, सहअभाज्य संख्याओं में से, लेकिन हमेशा ऐसा हो, हम देख चुके हैं। एक उदाहरण हमारे लिए पर्याप्त है जो समझाने के लिए कि हमेशा ऐसा नहीं होगा। अर्थात ये जो बोल रहे हैं एक अवश्य ही, ये गलत है। हाँ, इसकी जगह अगर वो ये काम लेता कि यदि 2 संख्याएं सहअभाज्य हो तो इनमें से एक संख्या सहअभाज्य हो सकती है, मैं आप समझ सकते हैं, रास्ता खुला हुआ है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यहाँ पे इसने शर्त लगाई है एक अवश्य ही होगी, और अवश्य तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि कोई इन दोनों संख्याओं में से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, जबकि सहअभाज्य संख्याएं तो हैं ये दोनों, ठीक है ना। तो अब हम समझ गए यहाँ पे ये कथन क्या है, ये कथन असत्य है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलते हैं अगले बिंदु पर, जो कि हमारा बिंदु है F। 4 से विभाज्य सभी संख्या 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर पे बात कर रहा है वो छोटी संख्या की, और पूछ रहा है उससे बड़ी। तो वापस याद कीजिए, हमने ऐसा एक सवाल पहले भी किया था। ये तो हमारा है बिंदु F, ठीक है, इससे पूर्व। अब यहाँ पे ये कह रहा है 4 से विभाज्य, जो कि एक छोटी संख्या है, और फिर शर्त किस पे लगा रहा है? 8 पर, जो कि उससे बड़ी है। जबकि हमने पूर्व में पढ़ा था अगर कोई बड़ी संख्या विभाजित करती है तो उसके गुणनखंड, याद है ना, एक संख्या से विभाज्य है तो उसके गुणनखंड से भी विभाजित होती है। हाँ, अगर से कहा होता 8 से विभाज्य है तो 4 से भी होगी, तब तो हमें बात समझ में आती है। लेकिन छोटी संख्या विभाज्य है और बड़ी हो, ऐसा कोई नियम हमने नहीं पढ़ा है, और हम ऐसा एक सवाल करके भी हटे हैं। ये देखिए, 3 से विभाज्य है तो 9 से भी विभाज्य होगी। छोटी संख्या विभाज्य है और बड़ी भी विभाज्य होगी, ऐसा उसने कहा था। तो हमने क्या कहा था? असत्य कहा था, और इसके लिए हमने उदाहरण भी काम में लिए थे, छोटे छोटे उदाहरण लिए थे, 3 और 6, और 3 और 6 3 से तो विभाज्य हो रहे थे, लेकिन 9 से विभाज्य नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर पे हम बिना मेहनत के भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो केवल वो सत्य असत्य ही पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पे हम 4 से विभाज्य सभी संख्या 8 से भी विभाज्य होंगी, ये बात क्या है? कथन है असत्य। और आप चाहें तो उदाहरण दे सकते हैं, कौन से का? जैसे हम बात करते हैं 12 की, तो 12 में 4 का पूरा भाग जाता है, लेकिन 12 में 8 का भाग नहीं जाता, ठीक है ना, असत्य हो जाएगा ना। ये बात तो आप आराम से समझा सकते हैं। 12 में 4 का भाग 3 दफ़ा जाएगा, ठीक है, लेकिन 12 में 8 का पूरा भाग नहीं जाएगा ना, एक दफ़ा ही जाएगा, और फिर शेष बच जाएगा 4, पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर, जो कि हमारा है G। 8 से विभाजित सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी। अब इसने बात को उलट दिया, पहले 4 से विभाज्य थी, 8 से पूछा था, अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है 8 से विभाज्य 4 से विभाज्य होंगी।
तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं बिल्कुल सत्य है, और इसको हमें उदाहरण देने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि हमारे पास इस तरह का एक नियम भी है कि अगर कोई संख्या विभाज्य है तो उसके गुणनखंड से भी विभाज्य होती है ना। तो 8 का गुणनखंड तो 4 होता है ना। 8 में 8 के गुणनखंडों की बात करें तो क्या होते हैं? 8 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 4 और 8। तो ये 4 का भाग भी जाएगा, ठीक है। और ऐसा हमने सवाल नंबर हमारा बी भी किया था, याद कीजिए। 9 से विभाज्य तो 3 से भी विभाज्य होती है। बड़ी संख्या विभाज्य है, उसके गुणनखंड भी विभाज्य होते हैं, और हमने इसको सत्य बताया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं हमारे अब बिंदु पर पे। तो ये कथन क्या हो जाएगा? ये कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बिंदु है हमारा एच। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो उनका योग को भी पूरा विभाजित करती है। तो बच्चों, हमने इससे पूर्व विभाजकता के नियमों को पढ़ा था, याद है ना आपको? और उसमें हमने 2, 3 और 5 को उदाहरण लिए थे, ठीक है। तो उसी चीज़ को लिंक कर लेते हैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए 16 और 20 की बात करते हैं, ठीक है। 16 और 20 दोनों किससे विभाज्य हैं? 4 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो भी 16 में भी 4 का पूरा भाग जाता है ना 4 दफ़ा, और 20 में भी 4 का पूरा भाग जाता है 5 दफ़ा। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि उनका योग, तो उनका योग क्या हुआ? 16 और 20 का योग क्या हुआ? 16 और 20 का योग क्या निकल के आया? 36। अब वो पूछ रहे 36 को भी 4 पूरा विभाजित करता है? बिल्कुल करता है। और ये बात हमने एक अन्य विभाजकता के कुछ और नियमों पे चर्चा की थी ना। यदि दी हुई दो संख्या किसी संख्या से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होता है, तो ये तो सत्य है। अब चलते हैं हम अगले बिंदु पर, जो कि हमारा है आई। यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग से पूरी तरह विभाजित करती है तो दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पर हम फिर से कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। तो यदि कोई संख्या, मान लीजिए संख्या हमारी 4 है, जो दो संख्याओं का योग, अभी हमने देखा था पूर्व में योग किया था ना, किसका योग किया था? 16 और 20 का, ठीक है। तो यहाँ पर भी 16 और 20 का योग कितना आया था? 16 और 20 का योग आया था 36, ठीक है। तो 36 को पूरा विभाजित कर रही है, ठीक है, पूरा विभाजित करती है, तो वह इन संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? हम जरूरी नहीं है कि 36 के टुकड़े जो हमने पूर्व में लिए 16 और 20 ही लें। हम 36 के टुकड़े 31 और 5 भी तो ले सकते हैं। अब आप बताएं, क्या 31 में 4 का पूरा भाग जाएगा, या 5 में 4 का पूरा भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाने वाला। पूरा भाग तो नहीं जाने वाला ना। तो यहाँ से ये बात असत्य साबित हो गई। और वैसे भी हमने ये बात की है कि अलग अलग संख्याओं में भाग जा रहा है तो उनके योग में जाता है। ऐसा नियम नहीं है कि योग में भाग जाता है तो उनकी संख्याओं में भी जाता है। तो ये नियम भी ऐसा कोई नहीं है। और हमारे पास में हमने देख भी लिया कि ये असत्य साबित हो रहा है। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य। तो उम्मीद है आपको ये सभी के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में सवाल नंबर 2 और 3 के साथ में। जुड़े रहिए। धन्यवाद।